दोस्तों, जब हम किसी को बहुत सारा पैसा कमाते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शायद ये बहुत होशियार है, शायद इसके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, या शायद इसका गणित और फाइनेंस का ज्ञान बहुत तगड़ा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि पैसा कमाना और अमीर बनना आपके आईक्यू, आईक्यू या आपके गणित के ज्ञान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम मॉर्गन हाउसेल की दुनिया भर में लाखों कॉपीज बिक चुकी किताब एड साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों का मनोविज्ञान के पहले भाग पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये किताब एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई से शुरू होती है। पैसा कमाना कोई हार्ड साइंस नहीं है, बल्कि यह एक सॉफ्ट स्किल है। डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स समझना पड़ता है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया एकदम अलग है। यहाँ आपका व्यवहार, बिहेवियर, आपका धैर्य और आपकी आदतें आपकी डिग्री से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। आज के इस वीडियो में हम किताब के उन शुरुआती और सबसे पावरफुल चैप्टर्स को डिकोड करेंगे, जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर सोचते कैसे हैं। तो अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और पैसों के इस रोमांचक सफर पर मेरे साथ चलिए। किताब का पहला चैप्टर एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है। लोग पैसों के मामले में बेवकूफ़ी भरे फैसले क्यों लेते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूब जाते हैं, या शेयर बाजार में बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि लोग पैसों को लेकर कितने पागल हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, नो वन इज क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान पैसों को लेकर जो भी फैसला लेता है, वह उस समय के हिसाब से उसे बिल्कुल सही लगता है। इसे ऐसे समझिए, आप और मैं दुनिया को एक ही नज़रिए से नहीं देखते। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया आपके खुद के अनुभवों पर टिका है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे समय में पैदा हुआ जब शेयर बाजार लगातार ऊपर जा रहा था, तो वह हमेशा स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे समय में बड़ा हुआ जब भयानक मंदी, डिप्रेशन चल रही थी और बैंक डूब रहे थे, तो वह शेयर बाजार से डरेगा और अपना पैसा सिर्फ एफडी या सोने, गोल्ड में रखेगा। लेखक समझाते हैं कि हम में से हर व्यक्ति की जिंदगी का अनुभव पूरी दुनिया के अनुभव का केवल 0.00000001% है, लेकिन यह हमारे सोचने के तरीके का 80% हिस्सा तय करता है। इसलिए अगर आपका कोई दोस्त आपसे अलग तरीके से पैसे खर्च करता है या निवेश करता है, तो उसे बेवकूफ मत समझिए। वह सिर्फ अपने जीवन के उन अनुभवों के आधार पर खेल रहा है जो आपने कभी नहीं जिए। पैसों के खेल में हम सब अलग अलग चश्मे पहनकर एक ही दुनिया को देख रहे हैं। अब आते हैं जीवन की सबसे कड़वी और सच्ची बात पर, किस्मत और रिस्क। जब भी हम किसी अरबपति की कहानी सुनते हैं, तो हम सिर्फ उसकी कड़ी मेहनत, उसके 18 घंटे काम करने के रूटीन और उसके संघर्ष को देखते हैं। लेकिन लेखक हमें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। हम सब बिल गेट्स को जानते हैं। 1968 में बिल गेट्स अमेरिका के सिएटल शहर के लेक्साइड स्कूल में पढ़ते थे। ये पूरी दुनिया का शायद इकलौता ऐसा स्कूल था जहां उस जमाने में एक एडवांस्ड कंप्यूटर मौजूद था। बिल गेट्स को उस कंप्यूटर पर कोडिंग सीखने का मौका मिला और वहीं से माइक्रोसॉफ्ट की नींव पड़ी। ये उनकी किस्मत थी। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बिल गेट्स के स्कूल में उनका एक जिगरी दोस्त था, केंट इवांस। केंट इवांस भी बिल गेट्स जितना ही होशियार और कंप्यूटर का जीनियस था। बिल गेट्स का मानना था कि केंट उनके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर बनता। लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही एक दिन पहाड़ों पर चढ़ते समय केंट इवांस की एक दुर्घटना में मौत हो गई। पहाड़ पर चढ़ते हुए मरने की संभावना लाखों में एक होती है। केंट इवांस को जीवन का सबसे बड़ा रिस्क मिला, जबकि बिल गेट्स को जीवन का सबसे बड़ा लक। दोनों एक ही जितने स्मार्ट थे, दोनों ने एक ही जितनी मेहनत की थी, लेकिन नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। मॉर्गन हाउसेल यहाँ हमें समझाते हैं कि किस्मत और रिस्क सगे भाई हैं। जब आप सफल होते हैं, तो ये मत मानिए कि सब कुछ आपकी मेहनत का नतीजा है, उसमें किस्मत का भी रोल है। और जब आप असफल होते हैं, तो खुद को पूरी तरह से मत कोसिए, क्योंकि कभी कभी आप रिस्क के उस हिस्से का शिकार हो जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं था। इसलिए
सफलता पर घमंड मत कीजिए और विफलता पर निराश मत होइए। चैप्टर 3, नेवर इनफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, वह और ज्यादा पैसे के लिए चोरी या धोखा क्यों करेगा? ये किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, नेवर इनफ। लेखक हमें रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं। रजत गुप्ता दुनिया के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन में से एक थे। वे मैकिन्से के सीईओ थे और बिल गेट्स जैसी हस्तियों के साथ उठते बैठते थे। 2008 तक उनकी कुल संपत्ति 100 मिलियन डॉलर्स, लगभग 800 करोड़ रुपए थी। इतने पैसों से वे और उनके बच्चे जीवन भर राज कर सकते थे। लेकिन रजत गुप्ता करोड़पति बनकर खुश नहीं थे। उन्हें अरबपति बनना था। इस और ज्यादा की भूख में उन्होंने गोल्डमैन सैक्स की गुप्त जानकारी लीक कर दी। ये इनसाइडर ट्रेडिंग का अपराध था। नतीजा क्या हुआ? उन्हें जेल हुई और उनकी जीवन भर की कमाई हुई पूरी इज्जत एक झटके में खत्म हो गई। यहाँ लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। कठिन ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, सबसे कठिन ये है कि गोल पोस्ट को खिसकने से कैसे रोका जाए। जब आप साइकिल पर होते हैं तो बाइक चाहते हैं, बाइक आती है तो कार चाहते हैं, कार आती है तो लग्जरी कार चाहते हैं। ये तुलना एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई होगा जिसके पास आपसे बड़ा घर, बड़ी कार या ज्यादा पैसा होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लिए काफी क्या है, तो आप हमेशा गरीब ही रहेंगे, चाहे आपके बैंक में कितने भी करोड़ क्यों ना हो। वह पैसा किस काम का जो आपकी रातों की नींद छीन ले और आपको हर समय एक अंधी दौड़ में भगाता रहे। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग का असली रहस्य। अब हम बात करते हैं उस रहस्य की जिसे आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंडिंग। अगर मैं आपसे दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर का नाम पूछूं तो आप तुरंत कहेंगे वॉरेन बफेट। हम सब वॉरेन बफेट की किताबें पढ़ते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कॉपी करना चाहते हैं। हमें लगता है कि उनके पास शेयर बाजार को प्रेडिक्ट करने की कोई जादुई ताकत है। लेकिन मॉर्गन हाउसेल एक ऐसा डेटा सामने रखते हैं जो आपका दिमाग हिला देगा। आज वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति लगभग 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें से 96 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा की संपत्ति उन्होंने अपने 65वें जन्मदिन के बाद कमाई है? हाँ, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। वॉरेन बफेट सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं हैं, बल्कि उनकी सफलता का असली राज यह है कि वे 10 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं। उनकी सफलता उनकी स्मार्टनेस से ज्यादा उनके समय का नतीजा है। कल्पना कीजिए, अगर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते और 60 साल की उम्र में रिटायर होकर गोल्फ खेलने लगते, तो आज उनका नाम कोई नहीं जानता। उनकी संपत्ति कुछ मिलियन डॉलर्स तक ही सीमित रह जाती। कंपाउंडिंग बिल्कुल एक पेड़ लगाने जैसा है। जब आप जमीन में बीज डालते हैं तो पहले कई महीनों तक कुछ नहीं दिखता, फिर एक छोटा सा पौधा निकलता है। लेकिन अगर आप उसे बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दें तो सालों बाद वह एक विशाल पेड़ बन जाता है। पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वे कंपाउंडिंग को अपना काम करने का समय ही नहीं देते। अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे 10, 20 या 30 सालों तक बिना छेड़े छोड़ देते हैं, तो वह रकम इतनी बड़ी हो जाएगी जिसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। दोस्तों, वीडियो के पहले हिस्से में हमने देखा कि पैसा कमाना कैसे किस्मत, रिस्क और समय का खेल है। लेकिन अब हम एक ऐसे सच का सामना करेंगे जो बड़े बड़े धुरंधरों को जमीन पर ले आता है। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करना पड़ता है और कभी कभी बड़ा दांव लगाना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसके बिल्कुल उलट चीजें चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए डर, विनम्रता और यह मानने की ताकत कि आपने जो कुछ भी कमाया है वह एक झटके में छिन भी सकता है। किताब में जेसी लिवरमोर की एक बहुत ही मशहूर कहानी है। 1929 में जब अमेरिका के शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट आई, टीथ ग्रेट डिप्रेशन, तब बड़े बड़े निवेशक सड़क पर आ गए थे। लेकिन जेसी लिवरमोर ने उस गिरावट को पहले ही भांप लिया था और बाजार के गिरने पर पैसा लगाकर शॉर्ट सेलिंग करके उन्होंने एक ही दिन में 3 बिलियन डॉलर्स आज के हिसाब से कमा लिए। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए।
लेकिन यहां से शुरू होता है असली खेल। इतनी बड़ी सफलता ने उनके अंदर घमंड भर दिया। उन्हें लगा कि वह कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने बाजार में और बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? महज 4 साल बाद 1933 में जेसी लिवरमोर अपना सब कुछ हार चुके थे और उन्होंने दिवालिया होकर आत्महत्या कर ली। लेखक कहते हैं, सर्वाइवल यानी टिके रहना सबसे जरूरी है। जब भी निवेश करें तो सुरक्षा का दायरा हमेशा रखें। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका प्लान काम न करे तब भी आप सरवाइव कर सकें। रातों रात अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक गेम में टिके रहना। चैप्टर 6, द हाईएस्ट डिविडेंड। पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न क्या है? हम सब पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? एक बड़ा घर, एक महंगी गाड़ी या दुनिया घूमने के लिए? मॉर्गन हाउस सैल कहते हैं कि पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा रिटर्न कोई महंगी चीज नहीं है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह आपको अपने समय पर कंट्रोल देता है। मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जिसके साथ चाहूं और जितने समय के लिए चाहूं वो कर सकूं। यह आज़ादी दुनिया की सबसे कीमती चीज है और सिर्फ पैसा ही आपको यह आज़ादी दे सकता है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड बचत नहीं है। ऐसे में अगर आपका बॉस आपसे बदतमीजी करता है तो आप चुपचाप सह लेंगे क्योंकि आपको अगले महीने की ईएमआई भरनी है। आपका अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1 साल के खर्चों जितनी बचत रखी है तो आप उस टॉक्सिक नौकरी को बिना डरे छोड़ सकते हैं। आप आराम से बैठकर एक बेहतर नौकरी तलाश सकते हैं। वह पैसा जो बैंक में रखा है और जिसे आप खर्च नहीं कर रहे हैं, वह बेकार नहीं पड़ा है। वह पैसा आपको आज़ादी दे रहा है। वह आपको मानसिक शांति दे रहा है। अमीर होने का असली मतलब अलार्म क्लॉक के बिना सोकर उठना है। चैप्टर 7, टू मैन इन द कार पैराडॉक्स। कार में बैठा आदमी। अब एक बहुत ही मजेदार साइकोलॉजिकल खेल की बात करते हैं जिसे लेखक ने द मैन इन द कार पैराडॉक्स नाम दिया है। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से एक चमचमाती हुई लाल रंग की फरारी आपके बगल से गुजरती है। आप उस कार को देखकर सोचते हैं, वाह, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती तो लोग मेरी कितनी इज्जत करते। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आपने उस फरारी को देखा तो क्या आपने यह सोचा कि उस कार को चलाने वाला इंसान कितना कूल है? नहीं, आपने कार चलाने वाले को तो देखा ही नहीं। आपने सिर्फ कार देखी और खुद को उस कार की ड्राइविंग सीट पर इमेजिन किया। यही इंसानी फितरत है। हम सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदकर हम लोगों की इज्जत और प्यार पालेंगे। लेकिन असलियत यह है कि लोग आपकी महंगी चीजों को देखकर आपकी इज्जत नहीं करते, बल्कि वे उन चीजों को देखकर यह सोचते हैं कि काश ये उनके पास होती। अगर आप सम्मान और तारीफ चाहते हैं तो वह महंगी गाड़ियों या घड़ियों से नहीं मिलेगी। वह विनम्रता, दयालुता और आपके अच्छे व्यवहार से मिलेगी। पैसा आपको चीजें दिला सकता है, लेकिन चरित्र नहीं। चैप्टर 8, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली संपत्ति वो है जो दिखती नहीं। इस किताब का एक और सबसे बड़ा लेसन है, अमीर होने और संपन्न स्लैश दौलतमंद होने में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम किसी को 1 करोड़ रुपए की कार चलाते हुए देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि वह बहुत अमीर है। लेकिन असल में हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में अब 1 करोड़ रुपए कम हो गए हैं या उस पर 1 करोड़ का कर्ज है। रिच होना वो है जो दुनिया को दिखता है, जैसे करंट इनकम, महंगे कपड़े, बड़ा घर। लेकिन असली संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ वो कारें हैं जो नहीं खरीदी गई, वो हीरे हैं जो नहीं पहने गए, और वो फर्स्ट क्लास टिकट हैं जो इकोनॉमी क्लास में बदल दिए गए। वेल्थ वो पैसा है जो स्टॉक मार्केट में लगा है, जो बैंक में सुरक्षित है और जो आपको आजादी दे रहा है। लेखक इसे फिटनेस के उदाहरण से समझाते हैं। वजन कम करना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या नहीं खाते। उसी तरह वेल्थ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना पैसा खर्च नहीं करते। चैप्टर 9, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। मशीन मत बनिए, इंसान बनिए। और आखिर में निवेश, इन्वेस्टिंग की दुनिया में लोग अक्सर आपको एक स्प्रेडशीट की तरह बिल्कुल रैशनल, तर्कसंगत स्लैश मैथमेटिकल बनने की सलाह देते हैं। गणित, मैथ्स कहता है कि अगर आपके होम लोन का इंटरेस्ट 8% है
और आप शेयर बाजार से 12% कमा सकते हैं, तो अपना लोन मत चुकाइए, सारा पैसा बाजार में लगाइए। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। आपको हमेशा रैशनल, गणित के हिसाब से सही होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रीजनेबल, समझदार होना चाहिए। अगर अपना होम लोन जल्दी चुका देने से आपको रात में अच्छी नींद आती है, तो गणित को भूल जाइए और अपना लोन चुका दीजिए। रात की अच्छी नींद और मानसिक शांति दुनिया के किसी भी 4% एक्स्ट्रा रिटर्न से कहीं ज्यादा कीमती है। पैसों का कोई भी ऐसा नियम जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, वह आपके लिए सही नहीं हो सकता। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन हाउसेल की बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी समरी। अगर हम इस पूरी मास्टर क्लास को एक वाक्य में समेटें, तो वह ये होगा: पैसा बचाना और निवेश करना कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, ये अपनी इच्छाओं पर काबू पाने और अपने समय को आज़ाद करने की कला है। मुझे उम्मीद है कि यह 20 मिनट का डीप डाइव वीडियो आपके जीवन में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। इन सभी नियमों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा नियम पसंद आया? द मैन इन द कार पैराडॉक्स या कंपाउंडिंग का जादू? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रीमियम बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सोच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सीखते रहिए।